हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लेकर आए हैं स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पीटी एग्जाम 2018। दोस्तों यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार जरूर देख लें। और जो लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी और बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं वो तो इसे 1 से 2 बार देख लें। इससे आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। और ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1253 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, तो यूपी के पटियाली में। ध्यान रखिएगा ये बिहार दरोगा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी के पटियाली में हुआ था। और ध्यान रखिएगा इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, तोता ए हिंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बिहार के बोधगया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिएगा पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे, तो फल्गु नदी के किनारे। और ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे, तो कुंसीनगर में। और ध्यान रखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में। इसके बाद है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है। तो ध्यान रखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है, वो है काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 में। ध्यान रखिएगा इससे कौन संबंधित है, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां। ध्यान रखिएगा कि इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। और लोग संबंधित थे जैसे राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, ये सभी संबंधित थे। चंद्रशेखर आजाद थे। तो ध्यान रखिएगा इनमें किसे फांसी दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। इसके बाद है कि ओमेगा 3 का वर्ग है। तो ध्यान रखिएगा कि ओमेगा 3 किसका वर्ग है, तो ये वसीय अम्ल का एक वर्ग है। ध्यान रखिएगा कि ओमेगा 3 क्या है, तो एक वसीय अम्ल है। इसके बाद है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है, ये करता है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कौन प्रभावित करता है, ये करता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, वो होती है मुख्य गुहिका से, यानी मुख से होती है। ध्यान रखिएगा मुख से। इसके बाद है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है। तो ध्यान रखिएगा कि पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल सहायता करता है, वो करता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भोजन को अम्लीय बना देता है। और ये किससे स्रावित होता है, ये होता है आमाशय से। ध्यान रखिएगा कि आमाशय से ये स्रावित होता है HCl अम्ल। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बच्चों में होने वाला रोग है। इसे सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, सूखा रोग। तो ध्यान रखिएगा कि किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक या सूखा नामक रोग होता है, तो विटामिन D की कमी से होती है। किसमें, तो बच्चों में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि स्थिति विज्ञान का संबंध किससे है, तो ये है आंकड़ों का अध्ययन। ध्यान रखिएगा कि डाटा का अध्ययन। ध्यान रखिएगा कि स्थिति विज्ञान का संबंध किससे है, तो आंकड़ों का अध्ययन से है। इस संबंधित जो किससे है, तो गणित से। ध्यान रखिएगा आंकड़ों का अध्ययन करना से स्थिति विज्ञान कहलाता है। इसके बाद है कि किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो ध्यान रखिएगा वह कौन सा ऐसा रंग द्रव्य है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो कौन सा है, तो क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी पौधे की कोशिकांग हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है कौन, तो क्लोरोफिल। और ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम। इसी के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ध्यान रखिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, वो लिए थे BR अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा और लिए थे इनके साथ कौन, तेज बहादुर सप्रू। ध्यान रखिएगा तेज बहादुर सप्रू लिए थे। तो पहला गोल तीन गोलमेज सम्मेलन कब कराया गया था, तो वो कराया गया था पहला 1930
दूसरा 1931 और तीसरा जो हुआ था 1932। कहाँ पे? तो लंदन में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि लंदन में कितने गोलमेज सम्मेलन कराए गए थे? तो 3 कराए गए थे, 1930, 31 और 32। ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो लिए थे 1931 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो लंदन में किया गया था। कौन कौन भाग लिए थे तीनों में? तो लिए थे तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर। इसके बाद है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के क्रांति अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ध्यान रखिएगा कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कराया गया था? तो कराची में कराया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन में कांग्रेस के क्रांति अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? वो किया गया था क्रांति अधिवेशन 1931 में। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और ध्यान रखिएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा एक नारा दिया गया है, कर मत दो, कर मत दो। किसके द्वारा कहा गया है, नारा दिया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? तो ध्यान रखिएगा कि विजयनगर के अवशेष की खोज किसने के द्वारा किया गया था? वो किया गया था एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा किया गया था। कब? तो 1800 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा कि विजयनगर का अवशेष कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हम्पी। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के हम्पी में मिलता है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा नदी पर ये स्थित है हम्पी। इसके बाद है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, छोटे कस्बों में क्या होता है? वो होता है ग्राम सभा। ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज्य का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो वो है ग्राम सभा। इसके बाद है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राजनीतिक दल को यानी पार्टी को अनुमति कौन देता है? तो वो देता है चुनाव आयोग। ध्यान रखिएगा, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। और ध्यान रखिएगा, इसी दिन क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो कहाँ गए थे? तो ये बिहार गए थे। ध्यान रखना है, बिहार गए थे। और ध्यान रखिएगा कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन से क्रम के हैं? तो 15वें क्रम के हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? ये रह चुकी हैं झारखंड की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो ध्यान रखिएगा कि समान सिविल संहिता का चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। और ये किसके लिए है? ये है नागरिकों के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए है? तो नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। इसके बाद है कि अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? तो आपको वर्तमान का रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं जगदीप धनखड़। ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ है। कौन से क्रम के? तो 16वें क्रम के हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से क्रम के हैं? तो 16वें क्रम के हैं। और ये कहाँ के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो पश्चिम बंगाल की। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की ये क्या रह चुके हैं? तो पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? वो कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 226 के तहत। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट। इसके बाद है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? तो यूपी में बनी थी। ध्यान रखिएगा, यूपी में। और ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वो कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ये भी कहाँ की थी? कहाँ बनी थी? तो यूपी में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो चलिए देखते हैं कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करना, तो वो खो देगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त
करता है तभी खो जाएगा। इसके बाद है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। विवाह करने से नागरिकता आपको नहीं जा सकती है। इसके बाद है कि सरकार की आलोचना करने से ये भी नहीं जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 2। ध्यान रखिए 1 और 2, ऑप्शन इसका सी होगा। इसके बाद है कि नरसिम्हा समिति यानी कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि नरसिम्हा कमेटी की स्थापना कब की गई थी, तो ये किया गया था 1991 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो बैंकिंग संरचना से। ध्यान रखिएगा बैंकिंग संरचना के सुधार से कौन सी समिति संबंधित है, तो वो है नरसिम्हा समिति, जिसकी गठन कब की थी, तो 1991 ईस्वी में। इसके बाद है निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो वो कौन सा है, वो है अमृत योजना। पूछा जाए कि कौन सी योजना है, तो अमृत योजना, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2015 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 ईस्वी में। इसके बाद है कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है या तैयार की जाती है, वो क्या कहते हैं, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा इधर देख रहे हैं आरबीआई, इसके द्वारा मौद्रिक नीति। ध्यान रखिएगा कि मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो वो करता है आरबीआई। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो वो करता है वित्त मंत्रालय। इसके बाद है कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि जो तालचर है किससे संबंधित है, तो कोयले की खान से संबंधित है, और ये कहाँ पे हैं, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा कि नगर जो कोझिकोड देख रहे हैं ये क्या है, तो एक बंदरगाह है, और इसका वर्तमान में यानी नया नाम क्या है, तो कालीकट। ध्यान रखिएगा कालीकट क्या है एक प्रकार से, तो ये बंदरगाह है। इसके बाद है और ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट के बंदरगाह पे ही पहुंचा था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है, तो किसका नहीं लगती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। ध्यान रखिएगा कि जो भूटान है इसके साथ भारत के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं भूटान के साथ, वो बनाते हैं 4। चलिए देखते हैं, सिक्किम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है और असम। ध्यान रखिएगा कि भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दिन और रात होने का कारण क्या है, तो वो है पृथ्वी के घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं, या परिभ्रमण। ध्यान रखिएगा परिभ्रमण, तो या तो घूर्णन होगा या परिभ्रमण। तो पूछा जाए कि पृथ्वी पर दिन और रात होने के कारण क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और ध्यान रखिएगा पृथ्वी के परिक्रमण, तो पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है, तो मौसम में परिवर्तन। ध्यान रखिएगा ये दोनों अंतर है। ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है, तो मौसम में परिवर्तन होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा खरीफ की फसल, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, वो होगा बाजरा। ध्यान रखिएगा बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, चावल, ये सभी क्या है, तो खरीफ फसल है। और ये कब बोए जाते हैं, तो जून जुलाई में बोई जाती हैं, जून जुलाई में। और इसे कब काट लिया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में। ध्यान रखिएगा अक्टूबर नवंबर में। ये जो देख रहे हैं गेहूँ, जौ, सरसों, दाल, ये सभी क्या है, ये रबी फसल के उदाहरण है। इसके बाद है कि नासा के मानव रहित यान जुनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा कि ये नासा का मानव रहित यान है जुनो, किसके परीक्षण के लिए भेजा गया था, तो ये भेजा गया था बृहस्पति ग्रह के लिए। कब भेजा गया था, तो 2011 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि नासा के द्वारा जुनो यान को कब भेजा गया था बृहस्पति ग्रह पर, तो 2011 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा जुनो का संबंध किससे है, तो बृहस्पति ग्रह के परीक्षण से। इसके बाद है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो ध्यान रखिएगा ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ईईजी का संबंध किससे है, तो वो है मस्तिष्क से। लेकिन ध्यान रखिएगा हृदय से कौन से संबंधित है, वो है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ध्यान रखिए ईसीजी का संबंध किससे है, तो वो है हृदय से, और ईईजी का संबंध किससे है, तो वो है मस्तिष्क से। इसके बाद है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो होता है ताप, भूख, प्यास, क्रोध, गुस्सा, घृणा आदि को नियंत्रित कौन करता है, तो ये हाइपोथैलेमस करता है। और ध्यान रखिएगा
जो थैलेमस देख रहे हैं ये किसको नियंत्रित करता है, ये करता है ठंडा ठंडा और गर्म, ध्यान रखिएगा ठंडा और गर्म, और दर्द की अनुभूति कौन देता है, तो ये थैलेमस देता है। और ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क का जो पिछला भाग होता है वो होता है मेडुला ऑब्लिगेटम। ये क्या करता है, तो ये करता है हृदय की गति और बीपी को क्या करता है, यानी रक्तदाब को क्या करता है, तो ये नियंत्रित करता है। कौन, तो मेडुला ऑब्लिगेटम। इसके बाद है कि सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, ये तो गलत है, बल्कि ज़्यादा होता है। इसके बाद है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो ज़्यादा होता है किसके प्रति, तो बैंगनी से। और ध्यान रखिएगा कि बैंगनी का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि बैंगनी का अपवर्तनांक क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम किसका होता है, ये होता है लाल प्रकाश का। ध्यान रखिएगा कि बैंगनी का अपवर्तनांक यानी आवृत्ति सबसे अधिक होता है, लेकिन सबसे कम किसका होता है, तो लाल प्रकाश का। लेकिन पूछा जाए कि तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है, तो वो होता है लाल प्रकाश की। इसके बाद है 34 के बाद है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो चलिए इसे बदल देते हैं, सी बटा में इसका फॉर्मूला होता है सी बटा में 5 F माइनस 32 बटा में 9। तो ध्यान कि यहाँ पर सी रखेंगे तो सी यानी यहाँ पर 40 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 40, ठीक है। इसके बाद है 9 8 72, और ये देख रहे हैं 32, तो 2 2 4 7 3 10, 104, ऑप्शन ए होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो ध्यान रखिएगा कार्य करने की क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है। और ध्यान रखिएगा कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वो है वाट। ध्यान रखिएगा वाट है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, हर्स पावर बराबर, तो 746 वाट होता है। और ध्यान रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो वो होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मोटर में, तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत मोटर कैसा यंत्र है, ये क्या करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत मोटर होता है वो किसे परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और ध्यान रखिएगा कि जो डायनोमो होता है, डायनोमो ये क्या करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि मानव शरीर में होता है, तो ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में क्या होता है, यानी पानी की मात्रा कितनी होती है, वो होती है लगभग में 70%, यानी 65 से 70% क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मानव शरीर में पानी, जल। इसके बाद है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, वो मापा जाता है एमीटर से। ध्यान रखिएगा, और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होते हैं, तो एम्पियर होते हैं। ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर, लेकिन किस यंत्र से मापते हैं, तो एमीटर से। इसके बाद देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर, इसे क्या मापते हैं, EMF। विद्युत वाहक बल किससे मापते हैं, तो पोटेंशियोमीटर से। इसके बाद है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ध्यान रखिएगा किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो वो है चादरी अभ्रक के उत्पादन में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो ध्यान रखिएगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गए हैं, किस कार्य के लिए दिए गए हैं, तो वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, तो 1921 ईस्वी में दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1921 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो ध्यान रखिएगा कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका। और ध्यान रखिएगा इसे कोशिका का पावर सेल ऑफ हाउस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा पावर सेल ऑफ हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके बाद है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा फैलता है, तो ध्यान रखिएगा एड्स जो है किसके द्वारा फैलता है, ये विषाणु द्वारा फैलता है। कौन से विषाणु, तो HIV विषाणु। ध्यान रखिएगा कि HIV विषाणु से कौन सा रोग फैलता है, तो वो एड्स फैलता है। और ध्यान रखिएगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका पूरा नाम क्या होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके बाद है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है,
तो ध्यान रखिएगा कि जो आर्द्रता है वो किससे मापी जाती हैं, वो मापी जाती हैं हाइग्रोमीटर से, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो द्रव का घनत्व होता है वो किससे मापा जाता है, घनत्व, द्रव का घनत्व किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से। इसके बाद है इलेक्ट्रोमीटर, दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके बाद है पैरोमीटर से तापमान मापी जाती है। इसके बाद है कि दाब की इकाई क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा में क्षेत्रफल होता है। ध्यान रखिएगा बल बटा में क्षेत्रफल होता है। इसके बाद है इसका इकाई क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से, जो पड़ता है मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, मेहरगढ़, और यहीं से भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहला बौद्ध संगीति हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, वो किया गया था राजगीर में। किसके समय, तो अजात शत्रु के काल के समय। और ध्यान रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। कहाँ पे हुआ था ये, तो राजगीर में हुआ था। सप्तकर्णी, ध्यान रखिएगा सप्तकर्णी का गुफा में हुआ था, सप्तकर्णी का गुफा में हुआ था, जो कहाँ पे है, राजगीर में है। इसके बाद है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो ध्यान रखिएगा कब बना था, नहीं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, तो वो बना था 1912 ईस्वी में। कब, तो 22 मार्च, ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च 1912 ईस्वी में। इसके बाद है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो किसके द्वारा सबसे पहले बताया गया था, ये बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, तो आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। इसके बाद है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो ध्यान रखिएगा कि नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी, वो किए थे बालपुत्र देव। ध्यान रखिएगा कि बालपुत्र देव। और ये किससे 5 गांव दान में मांगे थे, तो वो मांगे थे पाल वंश के शासक देवपाल से। तो ध्यान रखिएगा कि बौद्ध विहार कहाँ पे है, तो नालंदा में है। इसकी स्थापना किसने की थी, ये किए थे बालपुत्र देव। और ये 5 गांव किससे दान में मांगे थे, तो पाल वंश के शासक देवपाल से। इसके बाद है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो ध्यान रखिएगा कि भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है, तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें, वो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ी। इसके बाद है खड़गपुर पहाड़ी। इसके बाद है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बख्तियार खिलजी, ये नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया था, वो किया था 1193 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। और ध्यान किया कि बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है, तो कहाँ से मिलता है, वो प्राप्त होते हैं तबकात ए नासिरी से। ध्यान रखिएगा कि तबकात ए नासिरी से मिलता है। और ध्यान रखिएगा ये किसका पुस्तक है, ये है मिनहाजुद्दीन सिराज, ऐसे मिनहाजुद्दीन सिराज। ध्यान रखिएगा सिराज। तो पूछा जाए कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है तबकात ए नासिरी से। और ये किसका पुस्तक है, तो वो है मिनहाजुद्दीन सिराज की ये पुस्तक है। ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को कब ध्वस्त किया था, तो 1193 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। और ध्यान रखिएगा तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसकी है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है। कौन सी, तो तबकात ए नासिरी। इसके बाद है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो ध्यान किया कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा कछारी मिट्टी। ध्यान रखिएगा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है, तो है कछारी मिट्टी से। इसके बाद है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो ध्यान रखिएगा
कि शेख बहाउद्दीन जकरिया का जो संबंध था सूफी संत थे, ध्यान रखिएगा, सूफी संत थे, और सूफी संत के एक शाखा थी जिसका नाम है सुहरावर्दी संप्रदाय। ध्यान रखिएगा कि शेख बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किससे है, तो सूफी संत के संप्रदाय सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। तो पूछा जाए कि शेख बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किससे है, तो सुहरावर्दी संप्रदाय से। इसके बाद है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो चलिए देखते हैं किसके द्वारा किया गया था। वो है इस्लाम शाह। ध्यान रखिएगा, इस्लाम शाह के द्वारा अपने सैनिक टुकड़ियों को बांटा गया था। ये जो देख रहे हैं इस्लाम शाह, ये किसके पुत्र थे, ये शेर शाह के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, इस्लाम शाह किसके पुत्र थे, तो शेर शाह के पुत्र थे। इसके बाद है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोग, ध्यान रखिएगा कि 5000 से 20,000 लोग ने 40 साल तक काम किया था। तो ध्यान रखिए, इस कथन किसका है, वो है विलियम फिंच का। ध्यान रखिएगा कि विलियम फिंच के द्वारा कहा गया है कि इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। किसके द्वारा कहा गया है, तो विलियम फिंच के द्वारा कहा गया। इसके बाद है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ध्यान रखिएगा कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है, ऑप्शन होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो ध्यान रखिएगा कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। इसके बाद है कि फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो ध्यान रखिएगा कि जो फैरेजी आंदोलन है ये कब घटी थी, तो 1818 ईस्वी में घटी थी। और कहाँ पे, तो बंगाल में। कहाँ पे, तो बंगाल में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये किया गया था हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि फैरेजी आंदोलन कहाँ पे घटी थी, तो बंगाल में। कब, तो 1818 ईस्वी में। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा। इसके बाद है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी। तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ध्यान रखिएगा कि वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, तो भारत का वयोवृद्ध किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से बताना है आपको स्थलरुद्ध देश जिसकी सीमा किसी समुद्र के साथ नहीं लगती है। वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी, हंगरी। और हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट। ध्यान रखिएगा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, वो होगा बोर्नियो। ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। इसके बाद है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। और इसके बाद है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीप कौन सा है, तो बोर्नियो। ध्यान रखिएगा, बोर्नियो। और ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है बोर्नियो। ध्यान रखिएगा कि विश्व में इसका स्थान तीसरा है और एशिया में पहला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो कहाँ पे नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा मध्य चिली में है, केप टाउन में है, एडिलेड में है, लेकिन पंपाज में नहीं है। इसके बाद है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा कि विश्व में रेशम के उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है चीन। और भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। और ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटक में। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा कौन करता है, तो सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और उसके बाद कौन सा है, तो सऊदी अरब। इसके बाद है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है हरियाणा के जमुना नगर में। ध्यान रखिएगा कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा के जमुना नगर में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं।
तो ध्यान रखिएगा, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं समवर्षा रेखा। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो पूर्णतः भारतीयों के द्वारा बनाया गया है? तो कौन सा है? तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय द्वारा पूर्णतः तैयार किए गए हैं, जो कहाँ पे है? कल्पक्कम, ये तमिलनाडु में। इसके बाद है कि स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण क्रांति से कौन संबंधित है? ये है बागवानी। ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी। इसके बाद है वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? ध्यान रखिएगा, वो ऐसा कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? वो है कौन सा? तो पालघाट। और ये मुख्य रूप से कहाँ पे है? तो केरल राज्य में है। ध्यान रखिएगा, केरल। तो पूछा जाए कि पालघाट कितने राज्यों में फैला है? तो केरल और तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, केरल और तमिलनाडु। और ये किससे अलग करते हैं? तो नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत को। ध्यान रखिएगा कि नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत को कौन अलग करता है? तो पालघाट। ध्यान रखिए, पालघाट कहाँ पे? केरल में। कितने राज्यों में फैला है? ये है केरल और तमिलनाडु। इसके बाद है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? ध्यान रखिएगा कि भारत का एकमात्र ही राज्य है जो कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे क्या होता है? तो केसर की खेती की जाती है। किस क्षेत्र में की जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़। ध्यान रखिएगा कि किश्तवाड़ क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। किसकी? तो केसर की। और ध्यान रखिएगा किस मिट्टी में की जाती है? तो करेवा। ध्यान रखिएगा इसके लिए कौन सी मिट्टी होती है? तो करेवा। और विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है ईरान में। ध्यान रखिएगा, ईरान में। इसके बाद है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात यानी वाटरफॉल निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये किस नदी पे है? ये जाम्बेजी नदी पे है। ध्यान रखिएगा, असवान बांध किस नदी पे है? तो वो है नील नदी पे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है स्टैनली जलप्रपात, वो किस नदी पे है? तो कांगो नदी पर। इसके बाद है कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो अलास्का है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान रखिएगा कि अलास्का पहले किसका भाग हुआ करता था? तो रूस का हुआ करता था। ध्यान रखना है। लेकिन रूस से कौन खरीद लिया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पूछा जाए कि अलास्का किस देश में स्थित है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार होगा ऑप्शन बी होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से हैं? तो कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो बराही नदी पे। ध्यान रखिएगा, बराही नदी पे। कहाँ पे? तो कर्नाटक में ही। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? तो बराही नदी पे। और कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। इसके बाद है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो वो है सौर ऊर्जा, जो प्रदूषण रहित होता है। इसके बाद है कि जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करता है? तो जो जनसंख्या लाभांश है ये किसे संदर्भित करता है? वो करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि कलारी पट्टू कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो वो है केरल की। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है ये कहाँ पर स्थित है? ये है, ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, माउंट आबू, राजस्थान में। ध्यान रखिएगा कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है भारत में? तो राजस्थान के माउंट आबू में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77 कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? वो लिया गया है आनंद मठ से। ध्यान रखिएगा किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। और इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसे गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड लगता है। ध्यान रखिएगा 65 सेकेंड का समय लगता है इसे गाने में। इसके बाद है कि सूरसागर क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि सूरसागर क्या है? ये काव्य रचना है किसकी? तो सूरदास की। और ध्यान रखिएगा किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। तो सूरसागर क्या है? तो ये सूरदास की एक काव्य
रचना है किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में। इसके बाद है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। शांति, विज्ञान, साहित्य और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि गणित किस क्षेत्र में दिया जाता है, एबेल। ध्यान रखिएगा एबेल पुरस्कार। तो पूछा जाए कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा एबेल पुरस्कार के क्षेत्र में कौन सा गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला कौन सा पुरस्कार है, तो एबेल पुरस्कार। इसके बाद है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सुब्रतो खेल है इसका संबंध किस खेल से है, वो है फुटबॉल से। ध्यान रखिएगा फुटबॉल से। और है जैसे डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी, इसके बाद है सुब्रतो कप हो गया, डीसीएम ट्रॉफी हो गया, डुरांड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। इसके बाद है क्रिकेट ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। इसके बाद है बैडमिंटन नारंग चड्डा कप, इस सब किससे हैं, तो बैडमिंटन से। इसके बाद है शतरंज, शतरंज का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा चेकमेट, चेकमेट का संबंध किससे है, शतरंज से। इसके बाद है गैम्बिट, चेकमेट गैम्बिट का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से। इसके बाद है कि ओपेक क्या है, ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ध्यान रखिएगा ओपेक क्या है, तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ध्यान रखिएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1960 ईस्वी में। इसके बाद है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। और ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा 11 अक्टूबर। इसके बाद है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। ध्यान रखिएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। इसके बाद है NSDL का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ध्यान रखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल है। तो ध्यान रखिएगा भास्कर द्वितीय की ये पुस्तक है लीलावती, और इसका संबंध किस विषय से है, वो है गणित से। ध्यान रखिएगा कि भास्कर द्वितीय की जो लीलावती नामक पुस्तक है इसका संबंध किससे है, ये गणित से है। इसके बाद है कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो ये नाइक कंपनी की नारा है। ध्यान रखिएगा जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है, तो नाइक कंपनी से है। ध्यान रखिएगा नाइक कंपनी से। इसके बाद है कि मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा कि मधुबनी जो शैली है ये किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है, बिहार राज्य से संबंधित है। ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पोलियो। तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, तो 2014 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कब किया गया था, तो 2014 ईस्वी में। इसके बाद है ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय का करंट है, तो आपको इस समय क्या रखना है कि आपकी बात जो देख रहे हैं ईस्ट एशिया समिट। ध्यान रखिएगा ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे हो जाएगी, तो जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और ये कौन सा क्रम होगा, तो 18वें क्रम का है। ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि 18वां ईस्ट एशिया समिट बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसके बाद है 2023 में होने वाली है। इसके बाद है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 के बाद आते हैं 92। कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है, तो कौन सी है, दिल्ली। और ध्यान रखिएगा कि दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 ईस्वी में। इसके बाद है चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कि 94 निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था, ये हुआ था टोक्यो में। और आपको याद रखना है 2024 में, तो कहाँ पे होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 2024 में कहाँ होगा, तो पेरिस में। इसके बाद है कि आज़ादी के बाद
भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया था? तो 1953 ईस्वी में आया था। ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसके हेड किसे बनाया गया था? तो फजल अली को। ध्यान रखिएगा कि फजल अली इसके हेड थे। और ध्यान रखिएगा इनके साथ कौन थे और सदस्य? तो हृदयनाथ कुंजरू और एम पडिक्कर। ध्यान रखिएगा एम पडिक्कर। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था वो आया था 1956 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया था? तो 1953 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब आया था? तो 1956 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद है निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? वो होता है हाइड्रोजन में। ध्यान रखिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ध्यान रखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1। तो ध्यान रखिए इसमें केवल क्या होता है? तो इस हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ध्यान रखिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है कि एंगस्ट्रम इकाई है। तो ध्यान रखिएगा कि तरंगदैर्ध्य के SI मात्रक क्या होते हैं? एंगस्ट्रम होते हैं। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखिएगा कि एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद है आवृत्ति को मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्यान रखिएगा आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।